नमस्कार नमस्कार। मित्रों, नमस्कार। मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, हम लोग एक विशिष्ट प्रतिभा संपन्न इतिहास अध्येता और पुरातत्व के भी विद्वान जो हैं विवेक भटनागर जी, इनसे वार्ता का ये क्रम चला रहे हैं। आदरणीय प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने इस हीरे को खोजा है और इसके बाद उनके ही पहल पर ये वार्ता प्रारंभ हुई। हम सभी जानते हैं, एक अर्थ में सभी जानते हैं, एक अर्थ में कोई नहीं जानता, ये भी कहना चाहिए सिवाय कुछ लोगों के, क्योंकि हवा तो चली थी कि अलीगढ़ के इतिहासकार नहीं है, गपोड़बाज हैं और पूरा लिखते हैं, लेकिन बाद में जो अन्य धाराओं के लोग आए उन्होंने अभी तक कोई ऐसा विशेष पुरुषार्थ इतिहास के अध्ययन और लेखन के क्षेत्र में जैसा चाहिए वैसा नहीं दिखाया है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से लोग काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र इस दृष्टि से अगर कोई है तो राजपूताना है, क्योंकि अलीगढ़ियों ने तो लिख दिया कि 7वीं शताब्दी में लड़ाकों का आगमन, ऐसा पाठ्य पुस्तक में एनसीईआरटी की था। 7वीं शताब्दी में लड़ाकों का आगमन, जैसे कि मतलब ये कोई कायरों और कमजोरों का इलाका था और यहाँ लड़ाके आए और उन्होंने कुल जो भी आए अगल बगल से अथवा जो भारत के ही मुसलमान बन गए सबको अरब के लड़ाके कह दिया। तो जाहिर है कि ये तो कूड़ेदान में के योग्य है, लेकिन अभी तक सरकारें उसको मान्यता दे रही। खैर, सरकार अपना काम करेगी। हम लोग अधिकृत इतिहास अलग अलग क्षेत्रों का जानने के लिए काम कर रहे हैं। तो मेवाड़ क्षेत्र और राजपूताना के विशेषज्ञ हैं आदरणीय विवेक भटनागर, जिनसे आप पहले कुछ बात सुन चुके हैं। अब इस बार फिर आप उस वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। विवेक जी नमस्कार, आपका स्वागत है में। ये बताइए कि अलीगढ़ियों ने जो भी लिखा हो, पर मेवाड़ से शुरू करते हैं। मेवाड़ की वास्तविक स्थिति क्या है 7वीं शताब्दी और उसके बाद 1947 तक? तो क्रमशः एक बार में तो आप नहीं बता पाएंगे, हम विस्तार से जानना चाहते हैं, लेकिन 7वीं शताब्दी से जहां तक आप बता सकें शुरू में वो बताइए कि मेवाड़ की क्या स्थिति थी। मेवाड़ के हमारे चक्रवर्ती सम्राट महाराणा प्रताप के वंश पूर्वजों ने क्या पराक्रम किया, क्या पुरुषार्थ किया, वास्तविक स्थिति क्या थी, इसका थोड़ा परिचय दीजिए। जी विवेक जी। भाई साहब, सबसे पहले तो प्राथमिकता से सबको ये समझना चाहिए कि राजपूताना जो है वो राजस्थान की सीमाओं में केंद्रित नहीं है। मध्य भारत या मध्य प्रदेश जैसा कोई राज्य या उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश जैसा कोई राज्य भारत में कभी रहा हो, ऐसा है ही नहीं, है ही नहीं वो। मध्य भारत का अधिकतम हिस्सा राजपूताने का है, अधिकतम हिस्सा। भले ही तो वो बुंदेलखंड हो, भले ही मालवा के राज्य हो, भले ही वो निमाड़ के राज्य हो या धार खरगोन का इलाका हो, सारे में राजपूत राजाओं का शासन है और राजपूत राजा है, इसलिए वो राजपूताने के ही हिस्सा है। कोई ये दावा लेकर नहीं कह सकता कि अंग्रेजों के बनाए सेंट्रल प्रोविंस या मिडिल प्रोविंस को हम लोग आज की दृष्टि से देख करके और उनको ये मान करके चले कि राजपूताना का हिस्सा नहीं है, ये गलत है। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि एक अभिलेख हमको जबलपुर के पास से प्राप्त होता है जिसमें मेवाड़ के राजा का वर्णन मिलता है जी। और इतना मजबूती से मिलता है कुमार सिंह और मदन सिंह का वर्णन कि हम सोच नहीं सकते। उनकी पुत्री का विवाह जो है वो महाकौशल के महाराज से हुआ है और उनकी पुत्री ने जब डिस्क्रिप्शन किया, उसका विवरण किया, तो अभिलेख वहां से प्राप्त होता है। जब ऐसे अभिलेख हमको प्राप्त हो रहे हैं, हमारे रिश्ते दक्षिण में रावल अलट की माता जो है वो दक्षिण भारत में राजपूतों की पुत्री है जी। और पूर्ण विस्तार के साथ में अगर हम अध्ययन करना चाहें तो राजपूताना को 7वीं शताब्दी या राजपूताना कहना ही गलत है, शब्द ही गलत है। बिल्कुल। व्यापक तौर पर राजपूताना कहने का जो उद्देश्य इस अलीगढ़ स्कूल ने
पूरित करने का काम किया या प्राप्त करने का काम किया, उसका कारण ये था कि वो ये डिफाइन करना चाहते थे कि दिल्ली और तराई का हिस्सा जो है वो तुर्कों या मुगलों का है और बाकी में राजपूताने में है फिक्स है और राजपूताने को एक लिमिटेशन में फिक्स करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सब हरकतें करी। और ये जो राजा है राजपूताना में, भले ही वो राठौड़ हो, भले ही वो गुहिलोत हो, भले ही सिसोदिए हो, भले ही वो चौहान हो, प्रतिहार हो, परमार हो, बघेले हो, सोलंकी हो, चालुक्य हो, सारे जो हैं ये तो पूरे भारत में व्याप्त हैं। यादव हो, आज भी आरडीआर किंग्स जो है सबको स्वयं को यादवेंद्र लिखने में गर्व महसूस करते हैं। वो कहते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं। और हम लोग कहते हैं कि राजपूताना राजस्थान में, ये किसने कह दिया? बहुत सही। राजपूताना मतलब भारत है जी। इसको व्यापक अर्थ में देखा जाए, अलीगढ़ स्कूल की थॉट से देखेंगे तो राजपूताना हमको खाली मेवाड़ में ही नजर आना चाहिए, बाकी तो सब मेवाड़ के सहयोगी मंडलिक सामंत है। लेकिन 7वीं शताब्दी में जब राजपूतों की स्थिति, अलग अलग राज्यों का विकास हो रहा है क्योंकि बड़े साम्राज्य टूट गए हैं, ये वो समय है जब विभाजन की स्थिति पैदा होती है और हर 500-600 साल में आती है, भारत में वापस से आएगी। हम लोकतंत्र की भी बात करेंगे तो एक बार विभाजन होना निश्चित सुनिश्चित है कि क्षेत्र बटेंगे फिर इकट्ठे होंगे, ये सुनिश्चित। इसको कोई दावे के साथ नहीं कह सकता पूरी दुनिया में कि इंग्लैंड के 5 हिस्से हैं, अगर हम लोग यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो 5 हिस्सों से मिलकर बनता है ना, तो भारत भी विभिन्न हिस्सों से मिलकर के बनता है। इंग्लैंड तो दावे के साथ कहे कि हम सब एक हैं और भारत कहे कि हम एक है तो कि हम विभाजित हैं, ऐसा क्यों? सही बात ऐसा नहीं होता है। ये भारत है, भारत में व्याप है। राजपूताने में शादी करी गई एक राजकुमारी जो 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी की दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में पहले नंबर पर मानी गई गायत्री देवी, वो कूच बिहार की प्रिंसेस है। तो राजपूताना कहाँ है, कहाँ नहीं है, मुझे तो ये बताइए कुछ। जी, ठीक है। तो राजपूताना व्यापक है। अब 7वीं शताब्दी में मेवाड़ में क्या स्थिति है? तो पश्चिम के मौर्यों का साम्राज्य है 7वीं शताब्दी के करीब, जब 6छठी शताब्दी के अंत और 7वीं शताब्दी के आरंभ में हर्षवर्धन, श्रीकंठ के मोकरी और कन्नौज के वर्धनों का सत्ता जाती है, तो एक विभाजित राज्य खड़ा होता है जिसमें पश्चिम के मौर्य अस्तित्व में हैं और वो उज्जैनी से शासन कर रहे हैं और मेवाड़ पर उनका अधिकार। जी, ये स्पष्ट है। जी, उसको हम मना ही नहीं कर सकते। उन्हीं पश्चिम के मौर्यों के अंतिम राजा मानमोरी, उसके उत्तराधिकार नहीं होने के कारण उसका शासन समाप्त हो गया, तो नागदा के गुहिलोत जो है वो उज्जैनी से लगा करके और पश्चिम में जालोर के नुक्कड़ तक, प्रतिहारों के हिस्से तक शासक हो गए। और उन्हीं गुहिलोतों में जो पहला गुहिल शासक है गुहादित्य, जो कि मैत्रकों का उत्तराधिकारी है, वल्लभी के मैत्रकों का उत्तराधिकारी है। जब शकों ने, रुद्रदमन तृतीय ने छठी शताब्दी में वल्लभी का नाश कर दिया और मैत्रकों को नष्ट कर दिया, अंतिम मैत्रक शासक शिलादित्य 8वें की हत्या कर दी, तो शिलादित्य 8वें का उत्तराधिकारी गुहादित्य जो है वो ईडर यानी मेवाड़ के नुक्कड़ पर आकर के एक स्थान पर अपना शासन स्थापित करता है, वड़नगर से आगे बढ़ करके ईडर, और ईडर को अपना केंद्र बनाता है। वो गुहादित्य जो है वो चंद्रावती के परमारों का भांजा है। हाँ, बहुत अच्छा। है ना? और उन चंद्रावती के परमार का मतलब प्रेजेंट माउंट आबू रोड का ब्लॉक। चंद्रावती के परमारों के राज्य की चंद्रावती परमारों के पश्चिम के परमारों के राज्य की राजधानी है। उसमें एक बसंतगढ़ का किला आता है। बसंतगढ़ से परमारों का बहुत बड़ा अभिलेख प्राप्त होता है, प्रतिहारों का अभिलेख प्राप्त होता है, बड़ा केंद्रित स्थान है। और भीनमाल में प्रतिहार जो है उस वक्त परमारों के सामंतों की स्थिति में,
प्रतिहार तब तक शक्ति में नहीं आए। जब गुहादित्य जब ईडर में शासक बन रहा है, तब प्रतिहार सामंतों की स्थिति में है। उस गुहादित्य से 7वीं पीढ़ी में महेंद्र द्वितीय होता है, जो कि कुछ आउटरीच शकों के कारण जो पैदा होता है और एक झगड़ा पैदा होता है जिसमें भील योद्धाओं के द्वारा मार दिया जाता है किसी गलतफहमी से, और एक बार पुनः गुहिलोतों की सत्ता संकट में आती है। वहां से वहां की उन्हीं गुहिलोतों का दूसरा राज्य जो है, जो कि दूसरा राज्य मतलब दूसरी राजधानी जो है, वो नालंदा है, उदयपुर के पास, प्रेजेंट उदयपुर के पास। उस नालंदा को विजित करने का काम महेंद्र द्वितीय के पिता अपराजित ने किया। ईडर से आगे बढ़कर उसने जयपुर के पास चाटसू जीता, चाटसू से आगे बढ़कर अजमेर आता है, अजमेर से वो नागदा आता है, नागदा जीत करके वहां के नागदा के शासक वेरी सिंह को अपना सेना हरा करके सेनापति बना लेता। ऐसी भी कहानी आपको पूरे इतिहास में एक ही मिलेगी कि पराजित राजा को कोई अपना सेनापति बना ले। बहुत सुंदर। उसका अभिलेख प्राप्त होता है उदयपुर के निकट, उदयपुर से मात्र 13-14 किलोमीटर दूर कृष्णावट एक जगह है, जहां पर केटभ रिपु का मंदिर है। भारत में विष्णु के केटभ रिपु स्वरूप का कोई मंदिर होगा तो वो एक ही मंदिर है, वो उदयपुर के निकट। अच्छा। केटभ के वध करने वाले विष्णु का मंदिर है वो, और वो अपराजित बनवाता है। उसके अभिलेख में वो लिखता है कि 10 दिशाओं को अपने भुजबल से विजित करने वाले वेरी सिंह को पराजित कर उसे मैं अपना सेनापति बनाता हूँ। अरे वाह, ऐसा अभिलेख में लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है श्री गुल्हान वय अपराजित, महाराजाधिराज अधिराज अपराजित, ये उसकी उपाधि है। अभिलेख अच्छे से प्राप्त होता है। 661 ईस्वी का अभिलेख है, उपलब्ध है। मंदिर आज भी 661 ईस्वी का मंदिर सर्वाइविंग टेम्पल है, जो राजस्थान का सबसे पुराना जिंदा मंदिर है, या मैं कहूँ मध्य भारत में भी सबसे पुराने जिंदा मंदिरों में से एक है। दशावतार मंदिर देवगढ़ और बुमरा का जो नचना कुटार का मंदिर है, उस पार्वती मंदिर, उसके बाद में यही नंबर लगे। जी। तो ये जो मंदिर है, और अब हम लोग ये समझ बैठते हैं कि जो है कि सत्ता कहीं पर है ही नहीं, कोई है ही नहीं, शासन है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। तो इतना सक्षम राज्य ये लोग पैदा करते हैं। उसके बाद में जब महेंद्र द्वितीय की हत्या हो जाती है, तब बप्पा जो है वो करीब 19 वर्ष की आयु में शासक बनता है, पहली बार सत्ता प्राप्त करता है अपने गुरु हरितराशि से शिक्षण प्राप्त करके, और मेवाड़ में पहली बार हमको जो है गोरखनाथियों का स्थान द्रष्टव्य होने लगता है। आर्थिक प्रस्तुति है, उससे पुरानी भी है, लेकिन सबसे सक्षम प्रस्तुति गोरखनाथ की दिखने लगती है। और गोरखनाथ पीठ के जो अधिष्ठाता है, वो बप्पा को यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ करने के बाद में उसको एक खड़ग प्रदान करते हैं और उसको स्वर्ण बनाने की विधि बताते हैं। अच्छा। हाँ, और भारत का सबसे पुराना किसी राष्ट्र देवी का मंदिर कहीं उपलब्ध है तो वो मेवाड़ में उपलब्ध है, और राष्ट्र सेना का मंदिर है। वाह। तो उदयपुर से मात्र 15-20 किलोमीटर की दूरी पर एकलिंग जी के पास में है, कैलाशपुरी के निकट है। उस मंदिर में बप्पा को ये खड़ग भी दी गई और ये स्वर्ण बनाने की विधि भी दी गई, और वो गोरखनाथ पीठ वाले के अधिष्ठाता करते हैं हरित ऋषि के कहने पर। यहाँ पर बप्पा को गोरखनाथ में पंथ में दीक्षित किया जाता है। इसलिए मेवाड़ में आज भी राज परंपरा है कि जो भी राजा की गद्दी पर बैठेगा वो गोरखनाथ पीठ में दीक्षित होगा, और राज्याभिषेक से स्वयं का पिंडदान करके कर्ण में कुंडल पहन लेगा, योगी बन जाएगा। मेवाड़ की राज परंपरा है। मतलब राजा को वर्णहीन करके, सन्यासी करके राजगद्दी पर बिठाया गया है, ताकि वो किसी का पक्ष ना ले, जातिवाद से दूर रहे। मेवाड़ का राजा वर्णहीन है, जातिहीन है, सन्यासी। इस प्रकार से ये जो स्थिति है मेवाड़ की, ये 7वीं शताब्दी में बप्पा रावल। अब बप्पा रावल का जो ननियाल है, उनकी माता जो है गंगा देव, वो पुत्री है प्रतिहारों की।
जी। और बप्पा रावल के समय में ही 724 में प्रतिहार शक्ति प्राप्त करते हैं और नागभट्ट प्रथम जो है वो सम्राट बनते हैं प्रतिहारों के, और वो जी। जालोर से आगे निकल करके और सिवान होते हुए मंडोर पर अधिकार करते हैं और प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल या श्रीमाल से निकल करके मंडोर आ जाती है और पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा राजा सम्राट बनता है नागभट्ट प्रथम। इस प्रकार इतिहास अपनी मंथर गति से चल रहा है। उसी समांतर समय में जब नागभट्ट विकास कर रहे हैं, बप्पा जी। शासन में आ रहे हैं और मौर्यों का, पश्चिमी मौर्यों के राज्य का पतन हो रहा है, उसी समांतर समय में बप्पा से पहले और अपराजित के बीच यानी 661 से लगा करके 724 के मध्य इस पश्चिमी भारत के सिंध के हिस्से में, जिसको देवल कहा जाता है, सिंध नहीं कहा जाता है उस वक्त, इस हिस्से में, उस देवल के हिस्से में क्षत्रियों को पराजित कर, लोहानों को पराजित, लोहाना राजपूतों के शासक राय साहसी को पराजित कर एक पुष्करना ब्राह्मण रायचंद्र शासक बनता है, जिसको अरबी इतिहास में चच के नाम से डिनोट किया गया। बताइए। उसका रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं मिलता है अरबियों के पास, लेकिन हमारे इधर रायचंद्र का रिकॉर्ड मिलता है और रायचंद्र है, ये बात पक्की। वो रायचंद्र किसी एक अरबी आक्रमण में मर जाता है युद्ध करता हुआ अलोर में। इसका स्पष्टीकरण अगर हम चचनामा से देखें तो मोहम्मद बिन कासिम का है, नहीं तो मोहम्मद बिन कासिम के किसी हमले का हमको हमारे भारतीय कॉन्टेक्स्ट में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, लेकिन रायचंद्र के युद्ध में मरने की बात मिलती है, ये स्पष्ट है। रायचंद्र किससे लड़के मरा इसका पता नहीं। रायचंद्र के बाद उसका बेटा दाहिर शासक बनता है। फिर मुस्लिम आक्रांता जो है वो वर्तमान के सीस्तान ईरान के हिस्से से आगे बढ़ करके भारत में प्रवेश करते हैं और चूंकि राजपूत अधिकतम उस हिस्से में बौद्ध हो चुके थे, शमनी राजपूत हैं, समा राजपूत अभी भी हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं और समा लिखते हैं, सामी और समा लिखने वाले लोग जो है वो बलूचिस्तान में हमको मिलते हैं। वो उन विदेशी आक्रांताओं का समर्थन करते हैं और राजा दाहिर पर या राय दाहिर पर हमले में उनका रास्ता बताते हैं, साथ देते हैं। दाहिर हार जाता है। दाहिर जो है वो दाहिर की शादी जो है वो मौर्यों के यहाँ हुई है। जय सैया उनका मौर्यों का भांजा है, उसका बेटा। तो जब दाहिर की हत्या हो जाती है तो दाहिर की विधवा पत्नी जय सैया को लेकर के चित्तौड़, ऐसी कहानी कही जाती है। और जय सैया जो है उसको समर्थन दिया जाता है और फिर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम, चालुक्य शासक विक्रमादित्य प्रथम और मौर्य शासक मानमोरी, चरपोटे चौहान, ये सभी मिलकर के एक सेना का निर्माण करते हैं और फिर इन बाहरी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ते हैं। उसके आगे की कहानी बहुत स्पष्ट हमको बाद में लिखी हुई मिलने लगती है। हमको रिकॉर्ड्स पर मिलता है कि बप्पा के समय में बगदाद के खलीफा अल वलीद ने एक हमले की प्रक्रिया आरंभ करी 724 से लगा के 728 के बीच और 3 सेनापति अपने भारत में भेजे हमले के लिए। तो जो एक सेनापति उत्तर से उतर करके नीचे की तरफ आता है, वो सबसे सक्षम था, वो था सलीम। और वो हमला करता है। उसका वर्णन हमको नवसारी के ताम्रपत्र में मिलता है और वो हमला करता हुआ प्रतिहारों के क्षेत्र में प्रवेश करके मंडोर के आसपास तक आने की स्थिति में बन जाता है। तब भारत की, पश्चिमी भारत के इन सभी राज्यों के सेना प्रमुखों को इकट्ठा करके एक सेना इकट्ठी की जाती है। नागभट्ट उसमें बप्पा को युवा और पराक्रमी
और सैन्य संचालन में प्रखर बप्पा रावल को, जिसका नाम काल भोज शीलादित्य है, उसको अपना सेनापति बनाता है और कहता है लड़ेंगे हम। वहां से ये लोग सलीम के खिलाफ युद्ध करते हैं और लड़ते लड़ते पूरे सिंध देवल को जीत लेते हैं, और उस जीते हुए देवल में ये लोग अपनी पूर्ण शक्ति के साथ काबिज हो जाते हैं। वहां पर जो इन बाहरी आक्रमणकारियों ने, इन अरबी आक्रमणकारियों ने जो इस्लाम में परिवर्तन किया था, उसको खत्म कर देते हैं। पुनः से उनको हिंदू बनाया जाता है सबको। देवाल का एक अभिलेख है, जिसको कि बाद में जाकर के अंग्रेज अपने साथ ले जाने के प्रयास में कहीं घुमा देते हैं, कहते पानी में डूब गया, कोई कहता है तोड़ दिया। देवल का अभिलेख है, लेकिन इंडी कॉर्पस इंडिका में देवल के अभिलेख का एक रिकॉर्ड मिलता है, जिसमें बप्पा की जीत का वर्णन है और देवी हिंगलाज के मंदिर का वर्णन है। देवी हिंगलाज के मंदिर का ही, देवल के हिंगलाज के मंदिर का ही वो अभिलेख माना जाता है। उसमें बप्पा का अभिलेख है, वो शुद्ध बप्पा का अभिलेख है। उसमें लिखा हुआ है कि बप्पा ने अरबों को पराजित किया है, इन बाहरी आक्रमणकारियों को, मुसलमानों को हराया है, और उसमें मुसलमान नहीं लिखा हुआ है। शब्द मुसलमान का प्रयोग नहीं है। उनको ये लिखा है कि पश्चिम से आए दुर्दांत हमलावरों को हमने यहाँ से भगा दिया, ऐसा कुछ भाषा का प्रयोग किया है। अभिलेख संस्कृत में है, लेकिन उसके साथ ये लिखा गया है कि बप्पा ने उन मुसलमानों द्वारा परिवर्तित की गई उन स्त्रियों का जिनका शील भंग कर दिया गया था, उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके उसको उस क्षेत्र में पुनः बसा दिया, ताकि उनका जीवन सुरक्षित हो सके। ऐसा लिखा गया है। संख्या कहीं नहीं दे रखी है, हर कोई उल्टी-सीधी संख्याएँ देते रहते हैं, उसका कोई लेना-देना नहीं है। उसने ऐसा किया, ऐसा उसने लिखा है, तो ऐसा मान लेना चाहिए। और ऐसा अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा कार्य है, ये कोई सहज कार्य नहीं है। कोई उन आक्रमणकारियों की तरह किसी लालसा में, किसी चारित्रिक दोष के कारण उनसे विवाह नहीं कर रहा है, वो उनकी सुरक्षा के लिए कर रहा है। और उसका विवाह तो वैसे ही उज्जैन के राजा की बेटी और मेवाड़ में नागदा के एक जागीरदार की बेटी चंद्र सिंह की पुत्री कोकिला से हो चुका है। उसके तो बच्चे, उसी कोकिला का बच्चा अगला शासक बनता है मेवाड़ का, तो वो विवाह क्यों करेगा? दूसरा, वो योगी है स्वयं, जिसने बाद में जाकर के जीवित समाधि ली 753 में। तो ऐसा चरित्र का व्यक्ति, ऐसे महान चरित्र का व्यक्ति का ऐसा चरित्र डिपिक्ट करने का प्रयास किया जाता है कि उसने इतनी सारी शादियां कर ली, गलत। फिर वो वहां से उत्तर की ओर बढ़ता है, क्योंकि ये जो सलीम जो था बगदादी खलीफा का सेनापति, वो उत्तर की तरफ जाना शुरू करता है और हमला करता है, उसको रावलपिंडी तक ले जाता है। रावलपिंडी में बप्पा का स्वागत जो है, पश्चिम के गोरखनाथियों की पीठ करती है। तो पिंडी उसका मूल नाम है और रावल वहां के इनका गोरखनाथियों का महंत की उपाधि है, अधिष्ठाता की उपाधि है। तो वो पिंडी जो है वो रावलपिंडी कहलाती है। और आज भी उस क्षेत्र में गोरखनाथियों को रावल कहा जाता है, ये स्पष्ट है। गोरखनाथ में जो है रावल कहलाता है। तो उन रावलों के साथ में बप्पा, चूंकि स्वयं बप्पा गोरखनाथ पीठ से दीक्षित है, इसलिए रावल उसका सम्मान करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं और अपना उद्धारक मान करके उसको अपने यहाँ रोकते हैं और बप्पा को रावल की उपाधि देते हैं। तो शीलादित्य जो है, वो महाराजाधिराज अधिराज शीलादित्य से रावल शीलादित्य हो जाते हैं और वो बप्पा जाते हैं। यहाँ से बप्पा रावल की कहानी शुरू होती है। फिर बप्पा रावल पूरे क्षेत्र को विजित करके पुनः मेवाड़ लौटते हैं। मेवाड़ लौट करके और ये 3839 का समय आ जाता है, 3839 738-39 का। उसके बाद में ये पूरे राज्य की व्यवस्था बनाते हैं, राज्य बनाते हैं, अपना शासन करते हैं और 753 में जीवित समाधि ले लेते हैं गोरखनाथ पीठ के विधान के अनुसार, जो कैलाशपुरी के निकट अभी उनकी समाधि है। हाँ दीदी, प्रश्न करिए। हाँ, मेरे 2-3 प्रश्न हैं। ये बगदाद का सलीम है या कोई कासिम है, इसका कोई भी अरबी में, फारसी में, तुर्की में कोई रिकॉर्ड है? दीदी अपने यही है, मैं कह रहा हूँ ना, नवसारी का ताम्रपत्र है 739 का। नहीं, मैं दूसरी बात कह रही हूँ। अरबी में, फारसी में या तुर्की में या किसी अन्य भाषा में? दो पुस्तकों में। कहाँ? दो पुस्तकों में। अल मामू, खलीफा अल मामू के दरबारी हैं, जो कश्मीर के ब्राह्मण हैं, अल बर्मा की।
उसने एक पुस्तक लिखी है, उसकी एक पुस्तक है जो मेरे पास पड़ी है रिकॉर्ड में, उसमें सलीम का वर्णन मिलता है। किस सन में लिखी गई वो पुस्तक? किस सन में लिखी गई? वो करीब बप्पा की मृत्यु के 50 एक साल में लिख दी गई। ये ललितादित्य का शासन खत्म होता है 765 में, और अल बर्मा की जो है वो 801 या 802 में पुस्तक लिख देता है। अल बर्मा की जिसको आप कह रहे हैं, हम्म। ये कहाँ के हैं? ये कश्मीर आपने का कहा है। कश्मीर के कश्मीर हैं। का है और बगदाद के खलीफा का फाइनेंस मिनिस्टर है। अच्छा, यानी कश्मीर के ब्राह्मण बगदाद के खलीफा के फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, और ये दमिश्क से बगदाद कब आया है खलीफा लोग? यही 760 से 790 के बीच। 790 के बीच आए हैं। आए हैं आए नहीं आए। और अभी कैपिटल बना रहे हैं। बगदाद अभी बना रहे हैं। हाँ, ठीक है। बगदाद तो दीदी पुराना है, बगदाद में क्या बनाना है उनको, आके जमना है। बगदाद कोई नई शहर तो है नहीं, और बगदाद इन मुसलमानों का बनाया हुआ शहर भी नहीं है। बगदाद तो इनका शहर है, इंडो पार्थियन का, पारसी शासकों का है। ये डेरियस वाले लोगों का है ना। ये तो डेरियस जो है, तो ये तो सनातनी हुए। ये सनातनी है, लेकिन वो क्योंकि मुसलमानों के कब्जे हो गए तो धीरे धीरे माइग्रेट करके वो इधर आ गए, क्योंकि यहाँ पे खूबसूरती ज्यादा है, व्यवस्था ज्यादा है। लेकिन जो बगदाद है ये दो नदी दजला फरात के बीच में है, और वहां कोई खूबसूरती में नहीं है, दोनों के संगम पर है। दोनों के संगम पर है बगदाद। तो यहाँ कोई खूबसूरती का तो मामला है नहीं, क्योंकि 8वीं शताब्दी में जो बगदाद है वही 19वीं शताब्दी में क्लाइमेटिकली और टोपोग्राफी मेरी बात सुन। तो जो क्लाइमेट और टोपोग्राफी 8वीं शताब्दी में है वही 19वीं 20वीं में है। 19वीं ईस्वी में विस्तार से वर्णन मैंने पढ़ा है। तो वो तो धूल और दलदल का कई प्रकार का मिश्रण है। बिल्कुल। अच्छा, वेजिटेशन वहां नहीं है, पेड़ नहीं है। साल में 2 या 3 महीने में थोड़ी सी खेती है, 2-3 महीने में। और वर्णन है कि जो टिड्डा है वो बिजली के खंभे जैसा दिखता है। क्यों? क्योंकि सरफेस ऐसी चिकनी है, बराबर है, और कोई पेड़ नहीं है, कोई खेती नहीं है, घास नहीं है, धूल और दलदल का और रेत का मिश्रण। इसको ऐसे समझना चाहिए कि जिस जगह पर बगदाद है ना, वहां उसके आगे एक ही नदी है, उसका नाम है शत अल अरब। पंजाकार डेल्टा बनाती है। जैसी गंगा का सुंदरबन का डेल्टा है, वैसा ही डेल्टा दजला फरात के मिलने से जो नई नदी बनती है, उसका प्रेजेंट में नाम शत अल अरब रख रखा है, और वो पंजाकार डेल्टा बनाती है, दलदली भूमि खड़ी बना देती है। वहां पर 3 चीजें बहुत प्रोमिनेंट है। बसरा की खाड़ी तैयार हो रही है, उस कारण से वहां पर अच्छा मोती पैदा होता है, बहुत प्रोमिनेंट है। बहुत अच्छा खजूर पैदा करते हैं वो लोग। और तीसरा, उनके पास घास आती है, घास उगती है। 3 बहुत प्रोमिनेंट चीज। इस कारण से जो 3 बहुत प्रोमिनेंट चीज है भैया, वो दलदल है, समुद्र का खारा पानी है, भयंकर गर्मी है, भयंकर गर्मी है, खाने के नाम पर खजूर है, और वेजिटेशन के नाम पर थोड़ा बहुत घास है। हाँ, वही मैं तो कह रहा हूँ आपको, घास है वहां पर। इसका मतलब ये जो क्षेत्र है वो बहुत नन्हा सा जनसंख्या सपोर्ट कर सकता है। हाँ, 50,000 के करीब की जनसंख्या मानी गई है उसकी। अच्छा, एक मिनट मेरी बात पूछ। हाँ। एक मिनट। तो ये एक बना बनाया जगह था, 50,000 आजकल के हिसाब से एक मोहल्ला हुआ। हाँ।
हम तो आज की दृष्टि से देख रहे हैं ना कि भाई क्या आकार है, क्या साइज है, अपने दिमाग में एक मेंटल इमेज फिट कर रहे हैं। तो बगदाद जो है वो आजकल के हिसाब से एक मोहल्ला है, एक कॉलोनी है नन्ही सी, एक नगर की। भोपाल में ही हम रह रहे हैं तो 50,000 की पता नहीं कितनी कॉलोनी है, 25-30 लाख यहाँ की जनसंख्या है। तो इस नन्हे से बगदाद में जिसका क्लाइमेटिक स्थिति और टोपोग्राफी एकदम चौपट है, कोई लोग आके कब्जा कर रहे हैं, रह रहे हैं, और इनका भी फाइनेंस मिनिस्टर कश्मीर का है। हाँ। यहाँ तक बात पूरी हुई। अब दूसरी बात, ये जो सलीम के बारे में और मोहम्मद कासिम के बारे में जितना मैंने पढ़ा है, न 7वीं शताब्दी में है, न 8वीं में, न 9वीं में, न 10वीं में, न 11वीं में, न 12वीं में, 13वीं में एक ये पुस्तक बताते हैं जो इनको मिली 19वीं में। रचनामा जिसको ये बताते हैं वो 13वीं में कभी लिखी गई, मिली 20वीं 19वीं में या 20वीं में, और उस रचनामा में कासिम नहीं है। कौन है? मेवाड़ के राजा, आप बता रहे हैं, देवल के राजा महायक। हाँ, और रायचंद्र, महायक और रायचंद्र, 2 जनों और का। ये देवल के राजा है। ठीक, मियाँ का वर्णन नहीं है, किसी खलीफा का वर्णन नहीं। मैंने चचनामा पूरा पढ़ा है। वर्णन क्या है? ब्राह्मण राजा का वर्णन है, नाम नामा है। ब्राह्मण का है। अरबी में वो पुस्तक नहीं है, सुनिए ध्यान दे के, ना वो पुस्तक अरबी में है, ना वो फारसी में है, ना और छोटी मोटी जो वहां पर बोलियां हैं उनमें वो नहीं है। ठीक, पहली बार ऐसी एक पुस्तक 19वीं शताब्दी में अंग्रेज फ्रेंचों को मिलती है, पहली बार। ठीक है, तो मेरा प्रश्न ये है कि ये जो कासिम है, ये अगर कोई ऐसा महत्वपूर्ण है कि जो भारत पर आक्रमण करता है, चलो देवल पर ही आक्रमण करता है, देवल पर थोड़ी देर के लिए ही सफल होता है, तो सवाल ये है कि उस पर उन लोगों ने कुछ क्यों नहीं लिखा? आपसे प्रश्न नहीं कर रही हूँ, मैं टिप्पणी कर रही हूँ। आपकी टिप्पणी का उत्तर है। पहले मैं टिप्पणी पूरी कर। मेरा ये कहना है कि इन लोगों के लिए ये अपनी जरा जरा सी बात को लिख रहे हैं, और भारत के सिंध में हम कह रहे 6 महीने की विजय है, 2 महीने की विजय है, साल भर की विजय है, एक लड़ाई की जीत है। इसका कोई भी इस्लामिक किसी भी भाषा में अनुवाद नहीं है। और बगदाद जो है मॉडर्न पर्शिया का पार्ट नहीं है, ईरान का पार्ट नहीं है, बगदाद इराक का पार्ट है। जो असली ईरान है उसका वो सुदूर फेंका हुआ रेगिस्तानी प्रदेश है। यहाँ तक ठीक हूं मैं? बिल्कुल राइट। तो मेरा ये कहना है, प्रश्न पुनः प्रश्न नहीं है, क्योंकि हम लोग कथा भिन्न सुन रहे हैं, क्योंकि ये 2 नाम आए इसलिए मैं चर्चा कर। कि भाई बगदाद में जहाँ एक मोहल्ले के बराबर 50,000 कुल प्राणी, वे बच्चा भी है, बूढ़ा भी है, स्त्री भी है, पुरुष भी है, सेना 5,000 की होगी, 10,000 की होगी। और बगदाद से सिंधाना, पूरा टोपोग्राफी देखिए, आपने मुझे बहुत विस्तार से बताया है। बगदाद से तो ईरान आएंगे, और हम लोगों ने अभी ईरान और इराक वाली लड़ाई में देखा है 20वीं शताब्दी में, जब ये सद्दाम हुसैन लड़ रहा है, मॉडर्न वेपन्स के साथ लड़ रहा है, जिस सद्दाम हुसैन को इक्विप कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो ईरान से निपट नहीं पाया, ईरान तक नहीं आया। ईरान के बाद अफगानिस्तान पार करना है, अफगानिस्तान के बाद बलूचिस्तान पार करना है, और फिर सिंध आना।
तो ये मेरे कहने का तात्पर्य है, उस जमाने में छोड़िए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोपियन पावर्स के द्वारा ये ऐसे सरकट दौड़ के नहीं आ रहे, और ये लोग क्या करते हैं, कासिम को घोड़े पर दौड़ा के 2 महीने में देवल पहुंचा देते हैं, और देवल से जिता कर वापस सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों दासों के साथ भेज देते हैं। तो ये हम कह रहे हैं, इतिहास में गपोड़बाजों का, पिनकबाजों का, जो ये सब अफीम की गोली उली खाते हैं, इनका लेखन है। एक छोटा सा मेरा बस हस्तक्षेप और दीदी इसमें एक छोटा सा मैं क्या कहूंगा, दरअसल में हुआ ये कि 701 से लगा करके 709 के बीच में उत्तरी ईरान पर तो इनका कब्जा नहीं हो पाया, नॉर्दर्न ईरान पर ये नहीं आ पाए, बिल्कुल भी नहीं आ पाए। वहां पर तो 701 से 709 के बीच का समय है। ये मोहम्मद कब मरते हैं? रसूल तो मरता है 632 में मर जाता है। तो दमस्कस कब छोड़ते हैं ये? दमस्कस तो जाते हैं, छोड़ते का है? पहले तो जाएंगे, फिर छोड़ के बाद आएंगे। दमस्कस में मोहम्मद के समय में ही जो है वो उसका यजीद का पिता, क्या नाम है उसका, अबू सुफियान फर्स्ट, वो है ना वहां तो दमस्कस में। तो और जब उमैयद ताकत में आए तो दमस्कस की वैल्यू बनी। मक्का मदीना का महत्व तो गिर गया, दमस्कस का महत्व तो बढ़ गया। पहले 4 राशिदुन खलीफा हैं इनके ना, इनको राशिदुन बोलते हैं लोग। तो पहला है अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। तो 656 में अली की हत्या हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में दमस्कस पावर में आता है वहां से। और अबू सुफियान फर्स्ट जो है वो अपने बेटे यजीद को राजा बनाता है। खुद राजा नहीं बन रहा है, वो तो गवर्नर ही है, लेकिन दमस्कस में अपने बेटे को राजा बना देता है, यजीद बनाता है, खलीफा बनाता है। वही राजा ही है दीदी, खलीफा क्यों करें हम लोग? खलीफा की वैल्यू क्यों करें, इज्जत क्यों करें? राजा बिल्कुल नहीं है, राजा राज्य इनका कुछ नहीं, ये लूट मार कर रहे हैं। राजा का है, हाँ, वो जो भी है सल्तनत खलीफा जो कर रहे हैं वो करे उनका, वो जैसा भी खलीफा है। खलीफा का मतलब सम काइंड ऑफ ए हेडमैन हु इज डूइंग लूट मार। खलीफा बनाता है यजीद को कुल मिलाकर के अपनी जो भी टेरिटरी है, स्टेट है, उसका हेड बना देता है यजीद को। वो यजीद जो है पश्चिम की तरफ एक्सपांशन करने के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट करता है जिसका नाम मुख्तियार है, और पूरब की तरफ भी एक्सटेंशन करने का काम चालू करता है ना। तो पश्चिम की तरफ ये एक्सटेंड करते हुए, इजिप्ट को जीतते हुए, कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा करते हुए ये पहुंच जाते हैं स्पेन। ये सब काम यजीद कर रहा है। अब यहाँ पर मोहम्मद के परिवार का एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है, कुछ नहीं है, मोहम्मद से कोई लेना देना नहीं है। प्योरली एक स्टेट रन कर रहा है कोई आदमी जो ये सब कर रहा है। यहाँ पर न तो कोई कुरान है, न कोई कासिद है, न कुछ सिस्टम है उनका, और न अरबियों से कोई लेना देना, न कुछ अरबियों से लेना देना है उस सब चीजों का। उसके बाद में वही पश्चिम में आकर के और पर्शियंस को हराता है, और यजीद की 5 पीढ़ी बाद में उसको रिप्लेस कर देता है उसी के काका का परिवार जो अब्बासिद कहलाते हैं। ठीक है, ये करीब करीब आपके पास आएंगे 810 के आसपास। इन अब्बासिदों ने ही ये मुसलमान की कहानी पैदा करी। बहुत सही, बहुत सही। ये जो मोहम्मडनिज्म है, इट इज basically by the Abbasids. It is not at all related to the Umayyads or Rashiduns. Okay? और मोहम्मद के मरते ही मोहम्मद के कल्ट फॉलोवर्स जो थे वो मात्र 10 बच गए थे, बाकी छोड़ भागे थे।
हाँ हाँ जिनको कि अबू बकर कंट्रोल करके लाता है, लड़ भिड़ के लाता है। हाँ तो इस्लाम का एक्सपांशन वैसा कुछ नहीं जैसा सब लोग समझ रहे हैं। ये सारी कहानी 810 के बाद पैदा की हुई है। उससे पहले ये जो उम्मयद है, उम्मयद खलीफा, जो यजीद के उत्तराधिकारियों से पैदा होकर के आए हैं, ये लोग पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं और जो भी कोई सेनापति आ रहा है, जिसका नाम सलीम हो, अबू बकर आ जाए, फरीद आ जाए, कोई आ जाए, फारूकी आ जाए, अहमद फारूकी आ जाए, कोई आ जाए, इनके मुसलमान होने पर ही शक है अभी तक तो मुझे। अच्छा, दूसरी बात जो हम कह रहे हैं कि जो ये कहा जाता है कि इतिहास लेखन तो है नहीं है, मैं बहस नहीं कर रही हूँ। उनके यहाँ उन लोगों के नाम नहीं है, उनका वर्णन नहीं है जिनका भारत वालों अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण बताया है। मेरा केवल दीदी उनके पास कुछ नहीं है बेचारों के पास, क्यों उनको आरोपित दिन रात करें हम लोग। जिन लोगों की कुरान लिखने के लिए ऊंट की खाल, बकरी की खाल, ऊंट की हड्डी, बकरी की हड्डी, उस पर नोटिंग कर रहे हैं, उन लोगों के पास, बापड़ों के पास है क्या गरीबों के पास जो वो लोग कुछ करेंगे। और वो भी क्या होता है, खलीफा उस्मान के समय में बकरी खा जाती। हाँ 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 मोहम्मद की लिखी कुरान को बकरी खा जाती। अब उस बकरी खाई कुरान को बकरी से उगलाया कैसे? या तो उसकी एक्सक्रीटा से निकाला या उसके मुंह से उल्टी करे, कुछ तो किया। उसके बाद में उस्मान ने 48 में, शायद 746 से 748 के बीच में कुरान को रिकॉर्ड करा। वो पहला राइटिंग है जिसके बारे में आपको रिकॉर्ड मिलता है, किताब नहीं मिलती। जिसके बारे में तबरी ये लिखता है, तबरी बाद में ये लिखता है कि उसको उम्मे कुलसुम, जो कि मोहम्मद की जिंदा पत्नी थी 750 में, उससे एंडोर्स करवा के प्रचारित कर। तो अब यही बात है। अब इन सब विषय को लेकर के, और इसका संबंध जो है भारत पर हमले से कुछ नहीं। मेरा जो कहना आपकी बात से है, जिस समय ऐसा वैभवपूर्ण दिख रहा है, राजस्थान ऐसा वैभवपूर्ण दिख रहा है, जब बप्पा रावल वहां रावलपिंडी तक जा रहे हैं, जब लगातार अभिलेख मिल रहे हैं, तब इनको हड्डी, चमड़ा, उल्टी, टट्टी में इनका कुरान हो रहा है। तो बाकी सब जो है वो इमेजिनेशन से पैदा हुए। और किसका इमेजिनेशन? नॉट नॉर्मल पर्सन। जो अफीमती है, और ये अफीमती कब है? 19वीं शताब्दी में, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं कहीं नहीं है। सचनामा कह रहे 13वीं में है। कब है? 100 साल बाद सो कॉल्ड कासिम के। और वो कासिम नामा नहीं है, किस्साए कासिम नहीं है, किस्साए गजवाई हिंद नहीं है, वो ब्राह्मण राजा का नामा है। तो ये मैं जो कहने का प्रयास कर रही हूँ, आपके वर्णन से जो मेरे मन में आया, क्योंकि वो सब नहीं जानती थी कि भाई दोनों का कोई तुलना नहीं हो पा रहा है। बकरी खा गई, ये खा गई, यहाँ आपको इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं। तो 10 दिशाओं के राजा को हरा कर मैंने अपना सेनापति नियुक्त किया। इसमें एक ही पक्ष ऐसा है ना दीदी, एक रिसर्च गैप है, वर्किंग गैप है, जो आप एड्रेस कर रही है लगातार, उस पर काम नहीं हुआ है, न कोई कर रहा। द पीपल हु कम टू इंडिया इन 7th century to 8th century, 7वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के मध्य में फारसिस्तान और कुर्दिस्तान से जो लोग माइग्रेट करके भारत में प्रवेश करके आ रहे थे, और गुजरात में आके उदवाड़ा, नवसारी के पास उदवाड़ा में अपना सेंटर बना रहे हैं, अपना मूल मंदिर यहाँ ला रहे हैं, मूल अग्नि यहाँ ला रहे हैं, वो अभी भी भारत में जिंदा है। ये वहीं के लोग हैं। तो मेरा कहना, एक मिनट सुन लीजिए आप मुझे।
क्या उन लोगों से उनके उस वक्त के इतिहास के बारे में जो उनके खुदाई जी का मतलब होता है मुख्य पुजारी परिवार ने लिख करके रखा है, हमने कभी उनसे जाके चर्चा करी, उनसे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? बिल्कुल। कभी हमने उनसे उनसे ये प्रश्न किया कि तुम यहाँ क्यों हो? और वो खुदाई जी परिवार कौन है? वो खुदाई जी परिवार है रुस्तम जी टाटा, दोराब जी टाटा, these are the priest head and state head of that Persian state. अरे अरे बाबा कुछ नहीं पता। उन लोगों से पूछो ना जाकर के कि तुम्हारे इतिहास में तुम्हारे साथ क्या हुआ? भाई वहां से आए तो क्यों आए? किसने मारा, क्या किया? तब स्पष्टीकरण आएगा कि वो रिसर्च ये खत्म हो जाएगा। अच्छा और एक बात और, वो लोग भी किसी कास्टिंग की बात नहीं कर रहे। वो लोग ये बात कह रहे हैं कि इस्लामिक आक्रमण है। नहीं, उनका स्टेटमेंट है दीदी, 1 मिनट, उनका स्टेटमेंट है कि कोई अरबियों की तरफ से अटैक आया है हमारे पास बगदाद और बगदाद की तरफ से, और हम लोगों को या तो वो लोग मार के अपने जैसा बना रहे हैं और हम नहीं बन रहे हैं तो हम भाग कर आ रहे हैं, तो वो भाग कर आ गए। उनका रिकॉर्ड ये बोलता है। मेरा ये कहना है कि ईरानी लोगों को भारतीयों भाई साहब उनके भागने का समय जो है, पूरा समय जो उन्होंने लिखा है उनके मूवमेंट का, वो 690 से 713 के बीच का। अच्छा, मेरा ये कहना है ये जो लोग आए हैं ये हम भारतीयों की तरह, हम सनातनियों की तरह लेखन कर रहे हैं, लेकिन इनके लेखन में भी कोई कौशल नहीं है। वो कोई बेहूदी दाहिर और दाहिर की बेटियों की कहानी नहीं है। ये 19वीं शताब्दी में के बाद 19वीं नहीं 20वीं में 1900 कुछ में ये किसी चचरामा को ढूंढ के उसका अनुवाद करते यहाँ तक मुझे याद आ रहा। और यानी दीदी एक और जोरदार चीज है, एक मिनट, 7वीं 8वीं शताब्दी में का आक्रमण बताना एक अफींची के दिमाग का स्टूपिड कंस्ट्रक्ट है। बिल्कुल। मैं एक और अच्छी चीज बता देता हूँ, इन पार्टियों का ही कब्जा लंबे समय तक कराची पर रहा। हाँ। आजादी के वक्त ये लोग माइग्रेट करके बॉम्बे आए, परेशान किया उनको तो, लेकिन कुछ लोग वहां रहे। उनमें से वहां के सबसे बड़े अखबार डेली मेल पाकिस्तान के मालिक आर्दशीर जी थे। पर्शियन थे, ठीक है। पूरे कराची का एजुकेशन सिस्टम 3 हिस्सों में बटा था, एक पर्शियन लैंग्वेज में था, एक गुजराती में था और एक मेमनी में था। सिंधी में भी नहीं था प्रॉपर। अब आप मुझे बताइए कि क्या हो रहा था। तो सारा हिस्टोरिक डेफिनेशन जो अलीगढ़ स्कूल ने पैदा किया, और क्योंकि आपने अभी इस पूरे हिस्टोरिक रिकॉर्ड को सुनते हुए मुझसे बात करी, तो मेरा ये कहना है कंप्लीट रिसर्च गैप पड़ा है। प्राइमरी रिकॉर्ड्स को पढ़ने के लिए वो पर्शियन हिस्ट्री को पढ़ने की जरूरत है। जो पारसी भारत में बैठे हैं उनसे बात करने की जरूरत है। मैं जो अब कर रही हूँ पूरी बात को, क्योंकि 48 मिनट हो गया। विवेक भटनागर भैया जो बता रहे हैं उसमें जो एक ऐश्वर्य वैभव शौर्य पराक्रम दिख रहा है, दूसरी तरफ बकरी खा गई उसकी हड्डी है, फिर उसके पोटी से निकला कि उसकी उल्टी से निकला, ये वर्णन है। दूसरा थोड़ा सा ज्योग्राफिकल दिया कि ये फैब्रिकेशन है, लेकिन फैब्रिकेशन इंटेलिजेंट लोगों के द्वारा नहीं है। ये फैब्रिकेशन भी उन लोगों के द्वारा है जिनको टोपोग्राफी नहीं पता, भू संरचना, जिनको जलवायु नहीं पता, जिनको मिलिट्री नहीं पता, जिनको वॉरफेयर नहीं पता, जिनको ये नहीं पता आने जाने के लिए भिन्न पशु लगेंगे, उन पशुओं की सप्लाई कैसे होगी, सप्लाई लाइन क्या है, गाइड कौन है, ये सप्लाई चेन कितनी बार टूट जा रही है, वेदर कंडीशन कैसे हैं, लड़ाई माउंटेन वॉरफेयर है, ओएसिस वॉरफेयर है, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर है, मैदानी वॉरफेयर है, ये सब अलग अलग चीजें हैं। यानी
खोपड़ी से खाली, अब मैं तो जो कहना चाह रही हूँ, जिनको मिडिल क्लास घरों के खाते पीते लोग, जिनको थोड़ा रुपया पैसा दिया गया, कुछ लिख दी, तो उसको पढ़ने वाले उससे बड़े उज्जवल कि मिलिट्री छोटी सी लड़ाई होती है, वो हर एल्टीट्यूड की लड़ाई, हर क्लाइमेट की लड़ाई अलग होती है, अलग उसके लिए सारा इंतजाम प्रबंध स्ट्रेटेजी होता है। ये सब जगह घोड़े दौड़ा देते हैं, वो घोड़ा जो अरब में होता नहीं। क्यों भैया, अरब में तो घोड़ा होता नहीं, पूरे भारत में अरबी घोड़े ही आता है, लेकिन अरब में तो घोड़ा नहीं होता ना। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे यहाँ तो जब अर्थशास्त्र लिखा जाता है तो घोड़ा अरट्ट का लिखा गया है, अरब का। तो ये अरब का घोड़ा तो बनाया है, अरट्ट जो है वो कंधार का हिस्सा है। नहीं, तो ये अरबी घोड़ा भी इसी शताब्दी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इन्वेंट किया गया है अंग्रेज के द्वारा। वो कथा अगली बात। तो भैया बीच में मैं बोल पड़ी। नहीं मेरा एक चीज और है दीदी, इस चीज को सबको ध्यान देना चाहिए कि अगर 712 से 718 के बीच किसी मोहम्मद बिन कासिम ने पश्चिमी भारत का इस्लामीकरण कर दिया था, तो अफगानिस्तान से लगा करके और सिंध तक पूरी जो पट्टी है पश्चिम भारत की, जो आज इस्लामिक पट्टी में बदल चुकी है, उस पट्टी में 1947 तक जनसंख्या का रेशो जो है 55-45 का है, 55% 1947 में अभी बात हो रही है 7 और कुछ। तो विवेक भैया से हम लोग लंबी बातें करेंगे, इसलिए स्पष्टीकरण के साथ हमको ये समझना चाहिए कि कोई कन्वर्जन स्ट्रॉन्ग लेवल पर नहीं हो रहा है। पहली बार जो सबसे बड़ा एरिया कन्वर्ट होता है भारत में और 80% तक इस्लामिक हो जाता है, वो कश्मीर है, और वो 13-14 सेंचुरी में सिकंदर शिकन के समय होता है। और ये देखिए, इन्होंने शब्द कहा कश्मीर, यानी वो नन्ही सी घाटी, इसमें जम्मू नहीं है, लद्दाख नहीं है, नन्ही सी घाटी। और इस कश्मीर महाराजा के अधीन तिब्बत भी है। बिल्कुल 1947 तक कश्मीर घाटी, इसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख तिब्बताधिपति के राज्य का 3% या 7% एरिया है। दीदी, गुलबदीन हिकमतयार एक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हुए, जो 1991 से 1995 तक थे, शायद इनके तालिबानियों के आने से पहले तक। उनकी शिक्षा मंत्री का नाम था सीमा सुरूर। सच बौद्ध थी सीमा सुरूर, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान। इसलिए ये दावे पूरी तरीके से गलत हैं कि इस्लामीकरण हो गए। ये दावे पूरी तरीके से गलत है कि हमारी वॉरियर क्लास नहीं है। अगर तुम इतने ही चैंपियन थे तो जिस गजना के महमूद को हम डिनाई करते हैं, उस गजना के महमूद के बारे में लिखा जाता है इन अलीगढ़ स्कूल वालों के द्वारा कि उसका जो सेनापति था वो हिंदू था, अर्जुन। तो तुम्हारे में कोई पुदीना नहीं था तो तुमको हमारे आदमी को सेनापति बनाना पड़ा जी। तो ये सारे मामले हैं, लेकिन ये हम एक सीक्वेंस को करने के बाद में इसको एड्रेस में लाएंगे कि क्या फ्लोज है उनकी हिस्ट्री के। एक बार इसको इंट्रोडक्टरी लेवल पर सबको बता देते हैं कि इतिहास ऐसा ऐसा है, इसके बाद में इसके फ्लोज पकड़ के उनको ट्रैक कर देंगे हम बैठ के, क्योंकि कोई इंट्रोडक्शन ही पता नहीं किसी को कि है क्या। किताब का अता है न पता, लेख का अता है न पता, भाषा ऐसी है जिसमें ज्यादा लंबाई लिखी नहीं जा सकती, जिसमें वोवेल्स का अभाव है।
अरबी में आपको पता है कि हर्फ उपलब्ध है, लेकिन उसमें वोवेल्स नहीं है। वोवेल्स को हिंदी में और अंग्रेजी में बताइए। स्वर नहीं है उसमें, व्यंजन ही है, व्यंजनात्मक ही है, वो स्वरात्मक है ही नहीं। स्वर का मतलब आ हाँ, है ही नहीं ना वो, उसमें नुक्ता, जबर, पेश तीनों ही नहीं है, तो उसी से उनके स्वर बनते हैं। जैसे औरत शब्द वहां नहीं है, औरत, हाँ न ओ है न आ है। क्योंकि नुक्ता, जबर और पेश तीनों ही नहीं, तो कैसे लगाएंगे वो मात्रा? मात्रा नहीं लग सकती। हाँ, वो पारसी से नुक्ता, जबर, पेश लेकर के उर्दू बनाते। पारसी क्या है? संस्कृत के बिल्कुल संस्कृत ही है, संस्कृत ही है। उसके लिखने का मेथड है। हमारे दुनिया में दाएं से बाएं लिखने की परंपरा जो है, उल्टे ढंग से लिखने की परंपरा, इसी खुरासान और सीस्तान, कंधार और हेरात के इलाके में पैदा हुई, जिसको हम लिपि के तौर पर खरोष्ठी कहते हैं, वही लिखी जाती है। और द ओल्डेस्ट राइट टू लेफ्ट लिखने का पैटर्न जो है वही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। तो पर्शियन की मूल लिपि, फारसी की मूल लिपि जो है वो खरोष्ठी है, मदर है वो तो ना। अब ये लोग क्या है कि अंग्रेजों को एक बीमारी थी, उन्होंने एक आदमी पैदा किया, गियर्टन, जिसने भाषा का इतिहास लिखा और विभाजित भाषा का इतिहास बांट दिया हमारे पास। ऐसा सब धंधा है दीदी, सारा बिजनेस है अंग्रेजी। उससे पहले तक भाषा का विभाजन हमको पता नहीं है, हमारे यहाँ पर किसी भाषा के बारे में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। किसी शंकराचार्य को भाषा बोलने के लिए कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, किसी चीज की। वो केरल से निकल करके आता है और कश्मीर में आता है, लेकिन उसके लिए भाषा प्रतिबंध नहीं बनती है, वो सब लोगों से बात करता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन अंग्रेजों को लग रहा है कि भाषा दिक्कत है, ये लोग आपस में बात नहीं कर सकते। मेवाड़ का महाराणा 15वीं शताब्दी में बैठ करके मराठी, कन्नड़, गुजराती और तेलुगु, इन 4 दक्षिण की भाषाओं में किताबें लिख देता है, कुंभा। और ये लोग कहते हैं कि भाषा उत्तर वालों को दक्षिण की भाषा नहीं आती। उत्तर कन्नड़ के राजा पूरे उत्तर भारत पर आकर के अधिकार कर रहे हैं, राष्ट्रकूट, और हम कहते हैं कि हमको भाषा नहीं आती। ये कौन कह रहा है? ये मूर्खता क्यों? ये पेरियार जैसे इडियट्स पैदा होते हैं जो तिरुवल्लुवर को जीसस का गुरु बना देते हैं। ये उनके धंधे हैं, ये हमारे लोगों की थोड़ी। ये तो दीदी हिस्टोरिकल क्लोज है, हम लोग बात करेंगे तो मिटेंगे, धीरे धीरे निकलेंगे। जी, तो फिर मिलते हैं अपने लोग। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम भाई साहब। नमस्ते, जय हो।